बेल्स पाल्सी ऐसा क्यों हो जाता है? बहुत से लोग पूछते रहते हैं कि ये क्या कारण है इसके, क्यों हो जाता है अचानक रातों रात। सुबह सो के उठे तो देखा फेस पूरा खिंच गया एक साइड। मेडिकल स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स में बहुत पूछा जाता है सेम क्वेश्चन। तो मैंने सोचा अभी आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू द एंटायर etiology अबाउट दिस बेल्स पाल्सी. The exact cause of Bell's palsy is still unknown. बस क्या है कि लोग प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स गिनाते हैं, सोचते हैं कि इन इन कारणों से हो सकता है। जैसे कि कहा जाए तो बच्चों में नहीं होता है और ओल्ड एज में नहीं होता है। ज़्यादातर ये 15 से 45 15 टू 45 ईयर्स की एज ग्रुप में होता है। मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। अब जैसे कि मैंने कहा कि कुछ रिस्क फैक्टर्स माने जाते हैं, मतलब प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स जिसमें ज़्यादा कॉमन होती है ये बेल्स पाल्सी, वो है प्रेगनेंसी, सोचने वाली बात है, प्री एक्लेम्सिया, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एलिमेंट्स। तो ये सब कंडीशंस हैं। एंड कभी किसी बेल्स पाल्सी के पेशेंट से मिलो, यू मे फाइंड कि ये जो हमने प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स बताए इनमें से कोई ना हो। इसीलिए कह रहे हैं एग्जैक्ट कॉज ऑफ बेल्स पाल्सी इज अननोन। फिर अगर लोकल फैक्टर पे जाके सोचो कि ये भी तो हो सकता है कि फेशियल नर्व जो फेशियल कैनाल से बाहर निकलती स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन में और उसी क्षेत्र पे उसी रीजन में कुछ इन्फ्लेमेशन हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए जिसकी वजह से नर्व सोलन या इन्फ्लेम्ड हो जाए, माइट बी दोज लोकल फैक्टर्स। जैसे कि देखा जाता है कि ये वायरल इन्फेक्शन होता है हर्पीस सिम्प्लेक्स या वेरिसेला इन्फेक्शन जिसे चिकन पॉक्स भी कहते हैं, और ये इस रीजन में कॉमन भी होता है। फेशियल नर्व एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस के ओरिफाइस के लेवल पे भी इन्वॉल्व होती है, सेंसरी स्टूमुलस ले जाती है। और ये तुम्हें पता होना चाहिए कि जो वेरिसेला इन्फेक्शन है ये सेंसरी गैंग्लियन में ही रिसाइड करता है। जैसे डीआरजी हो गया, गैसेरियन गैंग्लियन हो गया ट्राइजेमाइनल का, जेनिकुलेट गैंग्लियन फेशियल नर्व का, ऑल दीज आर सेंसरी गैंग्लियंस। तो यहाँ पे वेरिसेला जोस्टर वायरस रिसाइड करता है और अंडर इम्यूनोसप्रेसिव कंडीशंस ये वायरस फ्लेयर अप कर सकता है, और फ्लेयर अप करके अलोंग द नर्व ही ट्रेवल करेगा और उसी नर्व के डर्माटोमल एरिया पे जाके पस्ट्यूल्स एंड साइकिल्स बना देगा जिसे शिंगल्स कहते हैं। आजकल इसकी वैक्सीन का भी बड़ा ऐड आ रहा है, अमिताभ बच्चन जी इसका ऐड करते हैं। तो एक ये लोकल फैक्टर माना जाता है कि मे बी बिकॉज ऑफ दीज वायरल इन्फेक्शंस फेशियल नर्व इन्फ्लेम्ड हो सकती है और उसकी वजह से डैमेज भी हो सकती है। तो इसमें दो कॉजेज मिले हैं, ध्यान से सोचना। एक तो वायरल इन्फेक्शन या तो अक्यूट हुआ है या तो वो डोरमेंट था जो कि फ्लेयर अप हुआ है अंडर इम्यूनोसप्रेसिव कंडीशंस। अब ये इम्यूनोसप्रेसिव कंडीशंस क्या हो सकती हैं? वैसे तो सीधे से कीमोथेरेपी पहुंच जाता है इंसान सोच के कि भाई इम्यूनोसप्रेशन हो रहा है तो यानी कि कीमोथेरेपी चल रही होगी। एक और कंडीशन है HIV, जिसमें नाम में ही लगा हुआ है इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, राइट? तो इसमें भी इम्यून सप्रेशन हो जाता है। अदरवाइज इन रेगुलर लाइफ अगर और सोचो तो कहते हैं पीपुल अंडर स्ट्रेस, पीपुल हु आर डिप्राइव्ड ऑफ स्लीप, सफरिंग फ्रॉम ऑटो इम्यून डिजीजेस एट्सेट्रा। और भी लोकल लेवल पे अगर बात करें तो डायरेक्ट फेशियल नर्व इन्फेक्शन भी तो हो सकता है ना। जैसे कि एक ये डिज़ीज़ होती है लाइम डिजीज़, ये एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है जो कि ब्लैक लेग्ड टिक्स एज यू सीइंग इन द इमेज, इनकी वजह से ये इन्फेक्शन फैलता है और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है बोरेलिया, दैट्स अ बैक्टीरिया। सो बिकॉज ऑफ दैट द कॉन्सिक्वेंसेज में ऑल्सो लीड टू फेशियल पैरालिसिस। एक और लोकल कॉज हो सकता है कि ये जो माइलिन शीथ कवरिंग द पेरिफेरल नर्व्स होती है अंडर द श्वान सेल्स, तो वो माइलिन शीथ में फैट इन्वॉल्व होता है। जैसे तुमने वेलेरियन डिजेनरेशन में पढ़ा होगा, आफ्टर दिस एक्सोंटोमिसिस टाइप ऑफ इंजरी, तो उसमें जो डिस्टल कट पोर्शन ऑफ द नर्व फाइबर्स होते हैं उसमें डिजेनरेटिव चेंजेस आते हैं जिसमें कि फैटी ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं बिकॉज दैट माइलिन इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ लिपिड, सो दैट डिजेनरेट्स। और अगर माइलिनेशन ख़त्म हो जाएगा तो नर्व्स की इम्पल्स कंडक्टिविटी कम हो जाती है, नियरली ख़त्म हो जाती है। अब एक और भी ऐड कर लो, अक्सर देखा होगा ठंड के मौसम में चिली वेदर्स,
इंसान बॉडी को तो पूरा प्रोटेक्ट कर लेता है, जैकेट्स और हर तरह से कैप्स लगा करके, शूज, बूट्स एंड एवरीथिंग, ग्लव्स एंड एवरीथिंग। बट कान अगर खुले रह गए तो सबसे ज़्यादा ठंड कान पे लगती है। लोगों के कान लाल हो जाते हैं ठंड के मारे, और नाक पे भी। तो इसलिए बहुत सारे ये कैप्स आते हैं, मंकी कैप्स एंड ऑल, जो कानों को भी कवर करते हैं। इसीलिए कहा जाता है ठंड में बाहर निकलो तो कानों को अच्छे से बंद करके जाओ, प्रोटेक्ट करके जाओ। तो ये बात पता होना चाहिए कि कान के पीछे होती है एक हड्डी मेस्टॉइड, और मेस्टॉइड के ही मीडियल अंदर की तरफ एक फोरामेन खुलता है, दैट इज कॉल्ड स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन, क्योंकि उसके आगे स्टेलॉइड प्रोसेस होती है। सो बिटवीन स्टेलॉइड प्रोसेस एंड द मेस्टॉइड देयर इज अ फोरामेन कॉल्ड स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन थ्रू विच फेशियल नर्व कम्स आउट। अब सोचने वाली बात है, ये जो फेशियल कैनाल है जिसके अंदर से ये फेशियल नर्व बाहर आ रही है, तो उस कैनाल में फेशियल नर्व तो सूख जाएगी, ऐसे कब तक जीवन गुजारेगी? अंदर भी तो न्यूट्रिशन चाहिए होगा ना उसको। तो देयर इज एन आर्टरी from this posterior auricular artery generally, or sometimes from the occipital artery also, एक माइनर ट्विग अंदर चली जाती है स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन से, so as to supply blood to the facial nerve inside the canal। ठीक, लेकिन ये पूरे रास्ते अंदर नहीं जाती, because this facial canal opens on the posterior cranial fossa through the internal auditory meatus। इंटरनल ऑडिटरी मेटस पेट्रस टेम्पोरल की पोस्टीरियर वॉल पे एक होता है फोरामेन, वहां से ये फेशियल नर्व अलोंग विद द वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व इंटर करती है। तो उसमें एक लेबरंथाइन आर्टरी भी चलती है। लेबरंथाइन आर्टरी किसकी ब्रांच थी? बेसिलर आर्टरी, समटाइम्स फ्रॉम एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। इस लेबरंथाइन आर्टरी को इंटरनल ऑडिटरी आर्टरी भी बोलते हैं। अच्छा, जो मिडिल पोर्शन ऑफ द फेशियल कैनाल है दैट्स रनिंग विद इन द पेट्रस बोन, उसकी सप्लाई पेट्रोसल आर्टरी से होगी। वो पेट्रोसल आर्टरी किसकी ब्रांच है? रिमेंबर दैट इट्स अ ब्रांच फ्रॉम मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। ठीक है, तो 3 आर्टरीज से ब्लड सप्लाई होती है फेशियल नर्व की विद इन द फेशियल कैनाल। अब जल्दी से एक बार इसका फाइनल रिवीजन कर लेते हैं। ब्लड सप्लाई ऑफ फेशियल नर्व विद इन द फेशियल कैनाल। नाउ दिस फेशियल कैनाल एक्चुअली इज डिवाइडेड इनटू 3 portions। रिमेंबर द फर्स्ट पोर्शन which is the portion of internal acoustic meatus, there the blood supply is by anterior inferior cerebellar artery at its orifice, and furthermore up till the fundus of the internal acoustic meatus, there the blood supply of facial nerve is by the labyrinthine arteries and its branches. Those branches from the labyrinthine artery supplying the facial nerve in the internal auditory canal, they are called internal auditory arteries. Then the next portion of the facial nerve lies within the petrous portion of the temporal bone, and there it forms the 2 genu and the geniculate ganglion, and to that the blood supply is by petrosal branches from the middle meningeal artery. They may be superficial petrosal artery or deep petrosal artery, or simply you can write it as petrosal arteries, and they form a plexus around to this geniculate ganglion. Then the third portion of the facial nerve runs within the mastoid portion of the temporal bone, and that's the vertical course of the facial nerve. And in this mastoid portion, the blood supply is by stylomastoid branch of posterior auricular artery. As I said before also, sometimes it might also be supplied by stylomastoid branch arising from the occipital artery. Now the more important point here is, for your MCQ purpose, out of the 3 segments of this facial canal, the intraosseous course of facial nerve, the maximum chances of ischemic injury is at the upper limit of its vertical course, means the upper 1/3 of its vertical course, where it gives out its stapedial branch, also called as horizontal segment of the facial nerve. So suprastapedial portion of the facial nerve is more prone for ischemic injuries. Apart from this, there are lot many small branches along its course from the different branches of the surrounding arteries, like from internal carotids. Okay, तो अब समझ में आई बात। ठंड लगने में अगर इन आर्टरी का ब्लड रुक गया तो फेशियल नर्व में Ischemic चेंजेस आ जाएंगे, मे बी ट्रांजिएंट चेंजेस और मे बी परमानेंट डैमेज। सो बिकॉज ऑफ चिल्स एंड ब्लेन्स,
फेशियल नर्व पैरालिसिस का अटैक पड़ सकता है। Make sure you protect yourself while going outside in cold and chilly weathers. First of all, protect your ears and mastoid with a warm covering. अब एक और कॉज जान लो बेल्स पाल्सी का, वो है पेरोटिड एप्सिस। नाउ दिस इज बिकॉज ऑफ पुअर ओरल हाइजीन। यू नो दिस स्टेंसिस डक्ट इट ओपन्स इनटू द ओरल कैविटी, तो इसमें असेंडिंग इन्फेक्शन हो सकता है अगर ओरल हाइजीन अच्छी नहीं है। तो कोई भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया through that Stensen's duct it might reach into the parotid gland, and you know that facial nerve has its course within the parotid gland, giving out its terminal branches within the gland. So due to parotid abscess there might be inflammation of the facial nerve, and which can be resolved also. So it's a transient type of Bell's palsy which can be cured. So remember this, although this is a rare cause of Bell's palsy. अब सुनो ज़रा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है कि अब तक जितने भी मैंने कॉजेज़ बताए हैं बेल्स पाल्सी के, ये सब प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, कॉज नहीं है। मतलब यू नो श्योर शॉट नहीं है कि ये कॉज है तो इसकी वजह से बेल्स पाल्सी हो ही जाएगा। अब वो तो किस्मत की बात है कि या तो इन्फेक्शन हो या चिल्स एंड ब्लेन्स हो या इस्चेमिक इंजरी हो जाए, तो इन कारणों से बेल्स पाल्सी हो भी सकती है और ना भी हो, किस्मत की बात है, राइट। लेकिन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें श्योर शॉट बेल्स पाल्सी होनी ही है, एंड वो है आइट्रोजेनिक कॉज। दैट मीन्स ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ द सर्जन कंसर्न्ड। जैसे कि ओटाइटिस मीडिया एक कंडीशन होती है, मैस्टोइडाइटिस या ओटोस्क्लेरोसिस, मिडिल ईयर ऑस्टियोमा, कोलिस्टेटोमा, इन सब कंडीशंस में सर्जन हैज़ टू ऑपरेट अपॉन द मिडिल ईयर and has to erode the walls, sometimes even reaching to the sigmoid sinus in the posterior cranial fossa, especially in case of cholecystoma involving the mastoid. तो उसमें कहीं ना कहीं फेशियल कैनाल भी इंजर्ड हो सकता है और उसकी वजह से फेशियल नर्व पे निक लग सकता है। मीन्स फेशियल नर्व कैन बी कट, मे बी ड्यू टू नेग्लिजेंस और मे बी समटाइम्स the surgeon has to sacrifice the facial nerve so as to save the life of the person. तो इस कंडीशन में भाई अगर फेशियल नर्व्स कट गई है ड्यूरिंग ऑपरेशन तो बेल्स पाल्सी होनी ही है। Now this type of injury is called neurotomesis type of injury, where there is a complete transection of a peripheral nerve, neurotomesis। और इस तरह के केसेस में पेशेंट अक्सर सर्जन को सू कर देता है, मतलब कोर्ट में चैलेंज करता है, एंड द सर्जन हैज़ टू कॉम्पनसेट फॉर दैट नेग्लिजेंस, स्पेशली इफ द सब्जेक्ट इज अ यंग अनमैरिड गर्ल। यू कैन इमेजिन व्हाट सॉर्ट ऑफ मेंटल ट्रॉमा शी विल हैव टू फेस थ्रू आउट अ लाइफ। सो इन कंडीशंस में काफ़ी हैवी अमाउंट सर्जन को पे करना पड़ सकता है एज अ पार्ट ऑफ रिम्बर्समेंट फॉर द मेडिकल नेग्लिजेंस। ऑल्दो सर्जन हैज़ दिस ऑप्शन ऑफ defending that this nerve was involved in the disease process and had to be sacrificed, and of course there is a declaration which has already been signed by the subject or his or her relatives also, where they accept to face the consequences of the surgery. अब तुम्हारा ये टॉपिक क्लियर हो गया है रिगार्डिंग द कॉजेज ऑफ बेल्स पाल्सी।